बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कोवलेंट और इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर के अंदर से। इससे पहले आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। तो हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कह रहे हैं कि अगर जो दो एटम है जिनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं या दो को कर रहे हैं या तीन को कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बेस पे उनको हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ठीक है, तो सिंपली कोवलेंट बॉन्ड कह दें या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कह दें। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड यूज हो रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। देयर आर मैनी कंपाउंड्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इन लिक्विड स्टेट एंड आर फ्रीली सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखी थी कि उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है मोल्टन स्टेट के अंदर, और वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होते हैं। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इसके ऑपोजिट हैं कि इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, पुअर कंडक्टिविटी है लिक्विड स्टेट के अंदर और फ्रीली सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। These properties are not within the domain of ionic bonding, and the class of compound bearing such properties concerned mostly with the homonuclear diatomic molecule। कि आयनिक कंपाउंड्स में ये इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं होती, और जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज होती हैं वो मोस्टली होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। होमोन्यूक्लियर मीन जिसका न्यूक्लियर सेम है, यानी दो सिमिलर एटम्स जो हैं अगर आप देखो तो उनके दरमियान में ये इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जैसे कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये दो सिमिलर एटम से मिलके बना होता है। दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है, इसी तरह दो क्लोरीन एटम मिल रहे हैं तो वो हमारे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इन सच केसेस वन कैन नॉट बिलीव दैट one atom may be losing an electron which may be gained by the other during the bond formation, because both the atoms are expected to show the identical behavior। अब आयनिक कंपाउंड में हमने क्या कहा था कि एक एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और दूसरा गेन करता है, लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे ऐसा केस नहीं है जैसे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है कि अब कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सेम हमारे पास जो है वो एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, अब ये इनके केस में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ना तो कोई लूज कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। The compounds which show non-ionic behavior are said to be covalently bonded। उनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा बनना होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन या दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो उस पेयर में हो रहे होते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर या थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। ठीक है, the formation of covalent bond involves the mutual sharing of a pair of electrons between two atoms, each atom contributing one electron to the pair। ठीक है, कि पेयर में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम से आएगा। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिशेस द बॉन्ड इन कोवलेंट कंपाउंड। की कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। द म्यूचुअल पेयर the mutually shared pair is considered to be possessed by both the atoms in common, which would contribute to the electronic configuration of each atom in the molecule। कि अब जो शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एक एटम की, तो वो जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन है एक तो उसका अपना होगा, दूसरा उसके ने जो दूसरे के साथ शेयर किया हुआ है, तो वो दोनों एटम्स की जो काउंटिंग हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों एटम की के अंदर उसको काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द टू क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन इट्स मॉलिक्यूल हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कि अगर हम क्लोरीन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके अंदर 17 टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले 10 तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, उसके बाद क्या आएगा 3s2 3p5 होना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होना चाहिए 3p6 आना चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। ईच क्लोरीन एटम वुड कंट्रीब्यूट वन
electron to the electron pair which is shared between the two atoms in the molecule. अब होता क्या है कि दो क्लोरीन एटम्स हैं, वो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, दोनों के अंदर 3p6 बन जाता है. In this way both the chlorine atom would attain 8 electron, यानी उनका octet complete हो जाता है. In their valence shell 6 electron are possessed completely by each atom and the other two are mutually shared. कि हमारे पास क्या है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. 6 तो दोनों के पूरे थे, सेवंथ वाला जो है एक एक कम था, ठीक है, 7 थे और जो है एक एक नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वो सेवंथ वाला इलेक्ट्रॉन था दोनों ने आपस में शेयर कर लिया. तो अब क्या हुआ, 7 थे और 8वां जो है वो उसने शेयरिंग वाला यूज कर लिया. तो दूसरे एटम ने भी यही किया कि 7 उसके अपने थे, जो 8वां उसके शेयरिंग की हुई है तो वो भी काउंट हो जाएगा, ठीक है. Thus each chlorine atom acquires the stable electronic configuration of the next inert gas argon. तो अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, नियोन वाली 10, ठीक है, यानी 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 बन जाएगा यहाँ पे. The process of mutual sharing may be represented diagrammatically as shown in the figure. तो हमारे पास क्या है, 6 जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स पे प्रेजेंट है. एक पे इसको डॉट में शो किया जा रहा है और एक में इसको क्रॉस में शो किया जा रहा है, ठीक है. अब जो 7th वाला इलेक्ट्रॉन था तो वो दोनों ने आपस में शेयर कर लिया, ओवरलैप किए हुए आपको दिखाया जा रहा है कि एक डॉट है और एक क्रॉस है, ठीक है. तो इसको हम ही कहते हैं डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन. और अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो हम सिंगल लाइन से शो कर रहे होते हैं, ठीक है. तो 6 तो दोनों के हैं, जो 7th वाला था दोनों ने आपस में शेयर किया, और काउंटिंग में जो शेयरिंग वाले होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं दोनों एटम्स के लिए. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू शो अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बाय अ सिंगल लाइन joining the atom of the elements together, ठीक है. अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है तो हम उसे सिंगल लाइन से शो करते हैं. अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे थे डबल लाइन से, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तो हम उसे 3 ट्रिपल लाइन से शो कर रहे थे. वाटर इज a heteronuclear molecule containing oxygen and hydrogen atoms, ठीक है. आपको एक सिंपल एग्जांपल दी थी सिंगल बॉन्ड की. आप लोगों ने क्या करना है, एटलीस्ट 20 एग्जांपल जो हैं आप लोगों ने लिखनी है कोवलेंट बॉन्ड्स की, ठीक है. उसमें नॉन पोलर पोलर सारे आ जाएंगे, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सारे आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है. तो यहाँ इन्होंने जस्ट एक एक दो एग्जांपल दी हुई हैं, आप इसको खुद से इसकी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. तो वाटर की एग्जांपल यहाँ पर दी जा रही है जिसमें हेट्रोन्यूक्लियर है. पिछले वाला क्या था, होमोन्यूक्लियर था, यानी 2 एटम जो थे वो सेम थे. अब हमारे पास टोटल 3 एटम्स हैं और वो भी हेट्रोन्यूक्लियर है, मीन एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है. इन दिस कंपाउंड ऑक्सीजन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4, यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. एंड अटेन द नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 हाइड्रोजन एटम. अब 6 तो इसके हैं पास हैं, इसको क्या चाहिए, 2. इसका मतलब है ये 2 सब्सटेंसेस के साथ या 2 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकती है. तो इसलिए यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, ठीक है, शेयरिंग कर रही है. तो हर हाइड्रोजन क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो वो जब 6 तो इसके अपने हो गए आउटर मोस्ट शेल में, और 2 जो हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसकी जो है आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे. In this process, hydrogen atom having electronic configuration 1s1 would attain the helium configuration, ठीक है. उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा हाइड्रोजन का, कि वो जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा, कि वो 1s2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी. अपॉन शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है. ऑक्सीजन के यहाँ पे अगर डॉट से शो किए हैं तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया जा रहा है. और जो उसके ऊपर नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनको ऐसे ही शो कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन को. और वाटर का मॉलिक्यूल बेंट है, ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक एंगल है. आगे जाके हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कितना एंगल है इसका, ठीक है.
It is found that two or even three pair of electron also share mutually between the atoms to produce double or triple bond respectively. अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, अगर थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. इथाइलिन फॉर एग्जांपल कंटेन द डबल बॉन्ड एंड एसिटाइलिन आर ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स. ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने बना के देखने हैं, आप लोगों को सारे आते भी हैं इसका और आप लोगों ने स्टडी किए भी होंगे. इन द ओरिजिनल लेविस थ्योरी it was suggested that element forming covalent bond have tendency to attain the electronic configuration of inert gases. However, many covalent compounds are also known in which the inert gas configuration is not reached. कि mostly हमारे पास क्या है, inert gas configuration attain हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे compounds भी हैं हमारे पास जिनमें inert gas configuration attain नहीं होती. For example, boron form only 3 covalent bond in the boron trifluoride. ठीक है, बोरॉन की हम अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो क्या आ जाती है 1s2 2s2 2p1, यानी ये थर्ड ग्रुप में है हमारे पास. और ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, शेयरिंग कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो शेयरिंग कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 फ्लोरीन के साथ तो ये BF3 बन देगा. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इसके अपने थे, 3 फ्लोरीन के तो 6 हो गए, तो 8 तो नहीं बने इसके पास. दिस विल गिव द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ बोरॉन ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस नियोन कन्फिग्रेशन. कि इसके अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए. 3 इसके पास अपने थे, 3 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए, तो टोटल हो गए 6, लेकिन इसे कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए. वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बेस्ड अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंसर्न ऑर्बिटल्स. ठीक है, हम इसको ऑर्बिटल्स की बेस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी बेस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Thus, during the formation of a covalent bond in two fluorine atom to form a fluorine molecule, the unpaired electron in one of the orbital conventionally assumed to be 2pz orbital pair up with the unpaired electron in 2pz orbital of another fluorine atoms to form the bond pair of fluorine molecule. ठीक है, ये नीचे आपको डायग्राम से भी दिखाया गया है. We can represent the chemical union of two fluorine atom to form a fluorine molecule. अब ये देखें कि एक फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p5. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल्स को भी अलग-अलग दिखाया गया है कि 2px है, 2py है, 2pz है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, ये हम किसी में भी इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, एक्स में कंप्लीट कर लें, वाई को कंप्लीट कर लें या जी को कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे जी को एम्प्टी रखा है और एक्स और वाई वाले को पहले कंप्लीट किया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जेड वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह दूसरे फ्लोरीन के एटम के पास भी जेड वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. तो क्या होगा, ये आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे. ठीक है, और बॉन्ड बना लेंगे उनके दरम्यान में, और जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है उसे हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं. और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये दोनों फ्लोरीन एटम्स को दिखाया गया और साथ साथ जो है उनका बॉन्ड दिखाया गया कि 2pz के अंदर बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है. ठीक, द अबव पिक्चर कैन बी सिंप्लीफाइड एज कि हमारे पास क्या, फ्लोरीन के पास आउटरमोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, वापस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा उनके दरमियान में. In phosphorus pentachloride, the phosphorus atom has the electronic configuration of neon mean 10 3s2 3p3, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन. फॉर्म 5 कोवलेंट बॉन्ड. thus that is the phosphorus atom would share its 5
electron with the 5 electron of 5 chlorine atoms and thus increases the electron content in their other shell from 5 to 10 2 more than the next inert gas argon configuration. अब हमारे पास क्या है कि फास्फोरस है, फिफ्थ ग्रुप में है, तो मीन ये 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है या 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर ये PCl5 बना रहा है तो इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 5 जो है क्लोरीन के है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, ठीक है। होना क्या चाहिए थे 8। तो समटाइम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैसेस की वो अटेन नहीं भी होती। द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 molecule with 5 covalent bond have directional effect and can be represented as कि हमारे पास फास्फोरस है, 5 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शंस के अंदर इसके ऊपर अटैच होंगे, ठीक है, कि 3 जो हैं वो ट्राइगोनल बनाएंगे और जो 2 क्लोरीन है हमारे पास वो अबव और बिलो दी प्लेन आ जाते हैं, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये बॉन्ड बनेगा। तो जो 3 हैं इन प्लेन है उनके दरमियान में एंगल जो है वो 120 होता है और जो एक अबव द प्लेन है या बिलो द प्लेन है और जो एक्सियल है उसके साथ इक्वेटोरियल है उसके साथ जो है वो 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी इनके दरमियान में एंगल डिफरेंट है, इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है यहाँ पे। Similarly, sulfur hexafluoride SF6 attains 6 covalent bond, thus attaining 12 electron in an outermost shell, which is more than the electronic configuration of the next inert gas. अब सल्फर जो है 6 ग्रुप में है, इस मीन इसके पास 6 आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है इसके पास 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इनर्ट गैस की थी उससे ज़्यादा हो गया। इन आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड द आयोडीन increases the number of electron in outermost shell to 14 by forming 7 covalent bond। क्या IF7 के अंदर मीन आपको पता है आयोडीन क्या है, 7th ग्रुप में है, मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके और 7 इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास अगर फ्लोरीन के हो रहे हैं तो टोटल कितने हो गए 14, ठीक है, तो टोटल इनके पास शेयरिंग के बाद 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। Thus, it may be seen that the attainment of an electron octet in the outer shell is not necessary the only factor which determines the stability of covalent compound, ठीक है, कि हम जो कहते थे कि लाजमी है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन लाजमी नहीं है कि ऑक्टेट उसके अंदर कंप्लीट हो, ये डिपेंड करता है जो कोवलेंट कंपाउंड बन रहा है वो कितना स्टेबल है। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, कि कोवलेंट कंपाउंड के क्या फीचर हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। During the formation of covalent bond, no ions are produced and thus very little mutual attraction exists between the molecules। कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए इनके दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होती। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल आर इजीली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, उसके सेपरेशन करना हमारे लिए इजी होती है। देयरफॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब इनके दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, मोस्टली गैसेस या वोलेटाइल लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सम फीचर्स हम देख लेते हैं कोवलेंट कंपाउंड के। नेचर ऑफ बॉन्ड, द बॉन्ड्स आर obtained by mutual sharing of electron and may be इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है, इंट्रामोलिकुलर भी हो सकती है कि मॉलिक्यूल के अंदर ही एटम्स जो हैं वो आपस में उन्होंने जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग की हो, या फिर
इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकती है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी जो है वो बॉन्ड बना सकता है. द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड आर वीक. ठीक है, अब ये इनके दरमियान में कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं उन जिन कंपाउंड ने बनाया हो तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं. ठीक है, जैसे वंडर वाल फोर्सेस हैं. देयरफॉर द सॉलिड कंपाउंड्स आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली ब्रोकन. कि अगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड जो है अगर सॉलिड फॉर्म में भी हैं तो वो सॉफ्ट होंगे, इजीली ब्रोकन होंगे एज कम्पेयर टू द आयनिक सॉलिड्स की निस्बत. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. The melting and boiling points are relatively low due to weak intermolecular forces. If intermolecular forces are larger, the crystal will be somewhat harder and have higher melting points such as diamond and silicon carbide. ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं तो इनको सेपरेट करना इजी है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट्स और इनका बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. और अगर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो उसका मतलब है जो उनकी सॉलिड्स बन रहे हैं या क्रिस्टल्स बनी है वो हार्डर होंगे. तो वो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना उसका मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वो जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है. थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंडक्टेंस. सिंस कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंटेन आयंस they will not able to conduct heat and electricity, they are non electrolytes. ठीक है, इनके अंदर अंदर आयंस नहीं होते तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते. solubility, they are soluble in non-polar solvents such as benzene, ether, but insoluble in polar solvents such as water unless some interaction occur with the solvent molecules. ठीक है, कि अगर कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या कोई और इंट्रैक्शन अगर एग्जिस्ट करे तो तब ये हमारे पास क्या है वाटर के साथ या सॉल्वेंट्स के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के साथ. अदरवाइज ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल द solubility ऑफ शुगर, a covalently bonded organic compound in water, a polar solvent is attributed due to hydrogen bonding between OH group in this organic molecule and water. कि हमारे पास एग्जांपल दी जा रही है शुगर की जिसमें बहुत ढेर सारे आपको पता है OH ग्रुप लगे होते हैं. तो उन OH ग्रुप की वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो है ना हाइड्रोजन यानी बॉन्डिंग हो जाती है कि हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव आयंस जैसे ऑक्सीजन है उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो तो फिर ये कंपाउंड जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज ये डिसॉल्व नहीं होते. नेक्स्ट है reactivity. The reactions between covalent compounds are generally much slower than those of ionic compounds because they involve the breaking and reforming of bond. कि आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स में तो आयंस की फॉर्म में जो है वो मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा होता है. जैसे सोडियम सोडियम आयंस की फॉर्म में, क्लोरीन जो है जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है सोडियम पॉजिटिव Na पॉजिटिव और जो है क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहता है और उसके गिर्द भी मोस्टली सॉल्वेंट होता है. जैसे आपने सॉल्वेशन देखी थी या हाइड्रेशन का प्रोसेस देखा था कि वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जल्दी से रिएक्शन शो कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या है कि आयंस की फॉर्म में कोई नहीं एग्जिस्ट करते तो इसलिए इनका रिएक्शन होने के लिए पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जो इनकी कोवलेंट बॉन्डिंग है वो ब्रेक होगी, फिर वो दूसरी स्पीशीज के साथ अटैच होगा और उसके बाद जो है नया बॉन्ड बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग एंड रीफॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व होती है तो जिसकी वजह से ये स्लो होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन. द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन from atom of the element having very similar ionization potential and electron affinity values. Under such condition, the possibility for the formation of ionic bond is ruled out. ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि मोस्टली होमोन्यूक्लियर या अगर हेट्रोन्यूक्लियर भी हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस जो है उसकी बेस पे इनके पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स बने होते हैं. यहाँ आप सिंपली कह रहे हैं कि यहाँ पे हम
हमारे पास अगर सिमिलर मॉलिक्यूल सिमिलर एटम्स के दरम्यान में बॉन्ड बना है, जैसे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, क्लोरीन एंड क्लोरीन है, तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू तो क्या होगी, सेम ही होगी अगर हाइड्रोजन ही है, दोनों दोनों हाइड्रोजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ हमारे पास आयनिक बॉन्ड जो है वो कम हो देते हैं, क्योंकि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। लेकिन आयनिक में हमने क्या कहा था कि एक सब्सटेंसेस की आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए और दूसरे की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, whereas the ionic bonds are non-directional, the covalent bonds are directional in character। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स में हमने देखा था कि क्रिस्टल लैटिस बनी होती है, एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, वो एक सीक्वेंस में होमोजेनियस टाइप स्ट्रक्चर बना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शनल इफेक्ट है कि किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, उनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जिस साइड पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उस साइड पे जो है वो डायरेक्शनल कैरेक्टर भी आएगा। Hence, individual covalent compound possesses definite shape of their molecules। उनकी यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेफिनेट शेप है, कोई लीनियर है, कोई बेंट है, कोई टेट्रागोनल है, वो कोई ट्राइगोनल, बाई पैरामिडल है। ठीक है, आगे जाके हमने ये सारे पढ़ने हैं। दिस फैक्टर में आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो रेट ऑफ रिएक्शन एंड में इवन डिटरमिन द नेचर ऑफ रिएक्शन इन सम केसेस। ठीक है, डायरेक्शनल बॉन्ड बन रहा है तो स्पेसिफिक डायरेक्शन से बॉन्ड ब्रेक होगा तो तभी वहां पे नया बॉन्ड बनेगा, इसलिए ये रिएक्शंस जो है वो स्लो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट eta, the ratio of columns of a substance compared to that of vacuum। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और इसकी हमने देख लिया था कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स आर लो, सच एज बेंजीन, its value is 2.3। the molecule of compound having dielectric constant of unity must have dipole moment 0। आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास क्या था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा थी, और लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है, और जिसकी 1 वैल्यू है इसका मतलब है उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास more than one conceivable structure may be achieved while considering the possible distribution of electron between atom within a molecule। कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और उनमें से एक जो है वो दूसरों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल भी हो सकता है, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम बेस बना के डिफरेंट जो है उसके स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन बाय रैपिड इंटरचेंज, ये उनके दरम्यान में रेजोनेंस होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका इंटरचेंज होता रहता है। द वन विच एक्चुअली एग्जिस्ट रेजोनेंट हाइब्रिड विल पोजेस द मिनिमम एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कि अगर 3 या 4 हैं तो उनमें से कोई एक ऐसी स्टेट या ऐसा मॉलिक्यूल भी होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो आपको पता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है, तो उसको हम कहते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड है ये। द मिनिमम एनर्जी इज द क्राइटेरिया ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही वो ज़्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस इज वेरी कॉमन फिनोमेना अकरिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। रेजोनेंस जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। Covalency maximums, Sidgwick pointed out in 1933 that maximum number of covalent bonds formed by an element would be related to its position in the periodic table। के periodic table में उसकी position से हमें पता चल सकता है कि ये कितने bond बनाता है। Thus carbon, a member of fourth group, will be able to form the 4 covalent bonds। Similarly, phosphorus, a member of fifth group, would be able to form 5 covalent bonds। ठीक है,
5th ग्रुप में है तो 5 बनाएगा, 6 में है तो 6 बनाएगा, ठीक है। द सल्फर अ मेंबर ऑफ 6th ग्रुप विल फॉर्म 6 कोवलेंट बॉन्ड। The maximum number of covalent bonds formed by an atom will depend upon the number of paired and unpaired electrons present as well as upon the number of vacant orbital available in the atom of that element. कि कितने बॉन्ड बना सकता है कोई भी एटम, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कितने उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। जितने ऑर्बिटल ज़्यादा अवेलेबल होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उतने उसके बॉन्डिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप ही है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो एक ही एटम डोनेट कर रहा है, ठीक है। अ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और समटाइम इसे डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज obtained between the atoms which are either electron pair donors और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ठीक है। ये एक एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करा, और दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम्स आर यूजुअली कॉल्ड लेविस बेसिस, ठीक है। आपको पता है लेविस बेस वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर लेविस एसिड, कि एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शंस वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि ये उनका जो है लेविस एसिड बेस्ड रिएक्शन की वजह से हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। द प्रोसेस ऑफ सच बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। The bond is usually shown by an arrow which runs from the donor atom and goes toward the acceptor। उसकी हम नीचे एग्जांपल्स भी देखेंगे कि डोनर्स की तरफ से जो एरो है वो जा रहा है एक्सेप्टर की तरफ। The Lewis basis or electron pair donor are atom, molecule or compounds which possess lone pair of electron as yet not utilized by any bond। ये जो लेविस बेसिस होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं, मी इसका मतलब क्या है कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये किसी को देना चाहते हैं, ठीक है। जो इनके कहीं भी यूटिलाइज नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा इनके पास, तो ये किसी को दे सकते हैं। तो ये इसलिए हमारे पास ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लेविस एसिड आर यूजली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। Lewis acid are usually electron deficient atoms, molecule or compounds which would resort to inert gas or stable configuration by taking up one or more lone pair of electron, ठीक है। तो लेविस एसिड क्या करती हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं या दो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर लेती हैं। The lone pair donated by Lewis base would now be commonly shared between the donor and acceptor atom, and hence the idea of coordinate covalent bond, कि जब डोनर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो दोनों के दरमियान में शेयर हो रहा होता है और दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काउंट भी होता है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3 मॉलिक्यूल। हमने पीछे भी देखा है कि बोरान जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन इसके अपने होते हैं और 3 इसने जो है फ्लोरीन से शेयर किए हुए, तो टोटल इसके पास 6 आ जाते हैं, मीन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट रिएक्ट्स रेडिली विद द अमोनिया टू फॉर्म एन अडक्ट, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या इसको अडक्ट कह रहे हैं हम, कि अमोनिया क्या है, अमोनिया अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो फर्स्टली आपको क्या दिखाया जा रहा है, बोरान ट्राइफ्लोराइड, उसको 2 इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया की तरफ जिससे दिए जा रहे हैं, तो एरो जो है अमोनिया से लेके BF3 की तरफ जा रहा है, ठीक है। या इसको हम सिंपली क्रॉस एंड डॉट
से लिख सकते हैं या सिंपल वे से इसको लिख सकते हैं कि जो डॉट जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जस्ट वो शो कर दें और एरो शो कर दें, तो हमें पता चल जाएगा ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है इसके दरमियान। Similarly, transition elements such elements which have partially filled d or f orbitals would form compounds with electron pair donors, ligands, ठीक है, called the coordination compounds। कि यहाँ पे भी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉन लेती हैं लिगेंड से, ठीक है, या सिंपली आप लेविस बेसिस कह सकते हैं उसको, और जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं। Here ट्रांजिशन एलिमेंट वुड एक्ट एज लेविस एसिड, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करें क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की अगर लेस हैं तो दूसरा सब्सटेंसेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें इनको, because they are short of electron due to presence of unfilled d और f orbitals, के इनके d orbital और f orbital जो हैं वो completely filled नहीं होते, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। For example, silver chloride dissolved in ammonia to form coordination compound, ठीक है, तो ये अमोनिया के साथ ये कंपाउंड्स बना के क्या करता है कि दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं और सिल्वर और क्लोराइड है, ठीक है, और इट्स आयन की फॉर्म में देखें अगर हम, ये तो न्यूट्रल था पहले और अगर इसके अंदर से क्लोराइड को ख़त्म कर दें तो नेगेटिव आयन निकल गया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो वो जब आयनिक फॉर्म में है तो ये सोलुबल इन वाटर है, ठीक है। डायरेक्शन में भी रिटर्न है इसके, हमारे पास सिल्वर क्लोराइड है और दो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, अमोनिया के हैं, और एक अमोनिया दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास दो अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं, तो वो दोनों हमें क्या, दोनों की तरफ से एरो जो है वो सिल्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +1 का, क्योंकि अमोनिया का न्यूट्रल चार्ज है और सिल्वर +1 में है, ठीक है, तो क्लोरीन उसको बैलेंस करने के लिए -1 में है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सिल्वर NH3 ट्वाइस और होल स्क्वायर जो है इसका, और क्लोराइड आ जाएगा। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी नेमिंग वगैरह इस सारे के बारे में स्टडी भी करेंगे। Thus any atom which possesses a lone pair of electron in its valence shell can act as a donor to a suitable acceptor, ठीक है, कोई भी एलिमेंट जिसकी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है। ऑन द अदर हैंड एनी एटम विच डज नॉट पोजेस द इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल कैन एक्ट एज एक्सेप्टर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लेविस एसिड क्या है जिसके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन डोनर आर हेलोजेंस एटम इन द फॉर्म ऑफ हेलाइड्स, ठीक है, हेलोजेंस हेलाइड में है, मीन उसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन किया हुआ है, नेगेटिव आयन है तो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसी तरह ऑक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड है, दी वाटर मॉलिक्यूल है, वहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर है, जहाँ भी लोन पेयर की आ गई या नेगेटिव आयन आ गया तो उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो क्या है, डोनेट कर सकते हैं। दी नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, जैसे हमने पीछे अमोनिया की एग्जांपल दी है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है तो वो डोनेट कर सकती है। दी फास्फोरस एंड आर्सेनिक एटम इन दी फास्फोरस एंड आर्सेनिक कंपाउंड सच एज PF3 and AsCl3 respectively. The most common acceptor are electron deficient molecules. Acceptors वो हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यूजली थर्ड ग्रुप जैसे BCl3, AlF3, गैलियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग पार्शली और इनकम्प्लीटली filled d orbitals. A typical electron pair acceptor is hydrogen positive, यानी proton. As hydrogen ion H positive is simply a proton with no electron cloud around it. Its tendency to accept an electron pair is extremely large. ठीक है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो ये इसकी टेंडेंसी है कि ये कोई दूसरा सब्सटेंस है उसके पास से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो एक्सेप्ट कर ले, कोई भी दूसरा एलिमेंट जो है इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं इन कंपाउंड्स के, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स के, ठीक है। अच्छा, the coordination compounds contain coordinate covalent bond and are characterized by properties close to the covalent bond hand। तो ये covalent bond ही ठीक है कि उसी की एक टाइप है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी हमारे पास क्या होगी covalent compounds के जैसी ही होंगी। The physical properties of coordination compound depend upon the nature of donor atom or molecules as well as the oxidation state of transition metal or electron pair acceptor। कि ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे कर रही है कि डोनर एटम कैसा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, ठीक है। और जो दूसरा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या वो कितनी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है। The following point will give us the broad spectrum view of the physical and chemical characteristics of coordination compounds. However, these features should not be taken very rigorously। ठीक है, कुछ इसके जनरल हम जो है फिजिकल और केमिकल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बता रहे हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स possess fairly high melting and boiling points which are more than those of the covalent compounds। कि इनके हमारे पास क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है कोवलेंट कंपाउंड से थोड़े से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन लेस देन द ट्रू आयनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। यूजली दिस कंपाउंड डीकम्पोज वाइल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, कि ये मेल्ट और बॉयल होने के बजाय जब इनका मेल्टिंग पॉइंट आता है वहाँ पे ये डीकम्पोज हो जाते हैं। द मेल्टिंग एंड boiling points range for such compound indicate that the coordinate bond is not true covalent bond but possesses a partial polar character भी इसके अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक सब्सटेंसेस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा पोलैरिटी क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Some of the coordination compounds are fairly good conductor of electricity, but this is due to the presence of complex ions which have been stabilized by oppositely charged ions linked through ionic bond। The neutral complexes which carry no charge on the complex ions are non-conductor। कि अगर इन complexes के ऊपर चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन और वो जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर चार्ज नहीं है तो वो उसको कंडक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोलेबिलिटी। The solubility of coordination compounds varies। Some of these compounds are soluble in water but may be decomposed in the solvent or when brought in contact with it due to replacement of other weak donor by water molecules। कि यहाँ पे क्या है, यहाँ डिकम्पोज हो सकते हैं। क्यों डिकम्पोज हो रहे हैं? कि वाटर भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो फिर वहाँ पे अगर कोई और डोनर लगा हुआ है साथ इन कंपाउंड्स के अंदर तो क्या होगा, फिर उसमें देखा जाएगा स्ट्रॉन्ग डोनर कौन है और मीडियम डोनर वो कौन है और लो डोनर कौन है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर फर्स्ट करें वाटर जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो वाटर जो है वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा, तो इसका मतलब है कि वो जो है कंपाउंड जो है डीकम्पोज होता है ना। Water molecule has lone pair of electron and possess donating power to establish new coordinate bonds। ठीक है, the neutral complexes mostly carry organic reagent as donor molecule are soluble in organic solvents। ठीक है, कि जहाँ पे न्यूट्रल कम्प्लेक्स बन रहे हैं और उनके अंदर ऑर्गेनिक डोनर्स हैं तो वो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी। सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल बट अदर आर easily decompose। A deep blue coordination compound of copper
Phthalocyanine is very resistant to attack by air, water, sunlight, and acid and heat, and is used as a pigment in automobile paints. ठीक है, जो कि ये वाटर को और एयर को और सनलाइट को रेजिस्टेंट है, तो ये पेंट्स वगैरह के अंदर यूज हो रहे हैं। द टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट is not very stable and decompose upon heating in aqueous solution to liberate the ammonia। ठीक है कि ये एक कॉपर के दो कंपाउंड्स हैं, लेकिन एक क्या है वो स्टेबल है और दूसरा जो है वो स्टेबल नहीं है। द फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम आगे जाके डिस्कस भी कर लेंगे। द रिएक्टिविटी चेक कर सकते हैं हम, वो कैसी होती है इन कंपाउंड्स की। There are two type of coordination compounds. First one is labile and second one is inert. The labile complexes undergo rapid reactions, but inert complexes show very slow reactivities with the other substituents। कि उनके नेम से ही मालूम है कि ये labile जो है एक्टिव होगा, मूवमेंट करेगा, यानी सिंपली आप ये कहते हैं कि रैपिड रिएक्शन कर दें, और जो इनर्ट है वो रिएक्शन नहीं कर सकते। An example of labile complex is a water complex with silver which undergo rapid substitution reaction with the ammonia molecule। कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लेकिन वो रिप्लेस हो सकता है अमोनिया के साथ जी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। Almost all the coordination compounds of transition metal are colored. The color of these compound is the result of electronic transition, जिसे हम डी ट्रांजिशन भी कहते हैं। ठीक है, ये उनकी वजह से ट्रांजिशन की वजह से इनके दरमियान में क्या है, डिफरेंट कलर भी शो कर रहे होते हैं। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके कॉम्प्लेक्सेस जो है। नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिज्म। मैनी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आर पैरामैग्नेटिक, mean they show magnetic behavior which indicate the presence of unpaired electronic spin। कि जब भी हमारे पास किसी सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, मीन मैग्नेटिक फील्ड में की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है या रिपेल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि कितने इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर कितनी बॉन्डिंग है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये इक्वेशन दी गई है, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। तो n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और म्यू हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इसी तरह हमारे पास क्या है, आइसोमरिज्म। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो अ वैरायटी ऑफ आइसोमरिज्म बिकॉज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल एंड अरेंज अलोंग डेफिनेट डायरेक्शन इन द स्पेस अराउंड द सेंटर मेटल आयन। मोस्टली यहाँ पे ये मेटल्स हमारे पास ट्रांजिशन मेटल होती हैं। ठीक है, डायरेक्शनल है तो इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा तो उसका कोई और आइसोमर होगा, अगर दूसरी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा तो उसका ये जो है हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइसोमर बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को देखा और कोवलेंट बॉन्ड को देखा। आप लोगों ने इसकी ढेर सारी एग्जांपल जो है वो खुद से भी लिखनी है। ठीक है, और खुद से इसको प्रिपेयर भी कर लेना।